प्रवासी हिंदी साहित्य अब हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में शामिल हो चुका है। साहित्य निधि में आज सुनिए यूके से प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित और वरिष्ठ साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा की लिखी हुई कहानी काला सागर। विमल महाजन ने आज दफ्तर से अवकाश ले रखा था। उन्हें कई दिनों से लग रहा था जैसे उनका शरीर आवश्यकता से अधिक थकता जा रहा है। उन्होंने फैसला किया कि आज केवल आराम ही किया जाए, देर तक सोएं। उठकर आराम से सुबह के कामों से निवृत्त हुए और समाचार पत्र लेकर बैठ गए। आजकल समाचार पत्र पढ़ने में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं रही थी। पंजाब में हो रही घटनाओं को पढ़कर उन्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। उन्हें हमेशा याद आता था अपना वो छोटा सा गांव जगरांव, जहाँ उनका जन्म हुआ था, लुधियाना के करीब ही। जब कभी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते तो कहते, इस जगरांव में हिंदुस्तान की दो महान विभूतियों ने जन्म लिया है। एक थे लाला लाजपत राय और दूसरा, और वो हंस पड़ते। किंतु आजकल जैसे स्वयं से ही सवाल पूछते रहते थे, क्या हो गया है अपने पंजाब को। एक दिन बहुत भावुक होकर बोले, रंजना, हम तो एकदम स्टेटलेस होकर रह गए हैं। यहाँ बम्बई वाले तो नारा लगाते हैं, सुंदर मुंबई, मराठी मुंबई, यानी हम तो यहाँ के कभी नहीं हो सकते। और पंजाब जाने का अर्थ है मौत को दावत देना। इतना बुरा हाल तो 47 में भी नहीं हुआ था। और फिर वे गहरी सोच में डूब गए थे। कितना भयावह विचार है, आपकी मातृभूमि आपसे छिन जाए बिना किसी अपराध के। विमल महाजन को एयरलाइन की नौकरी करते 30 वर्ष हो गए थे। बस 4-5 वर्ष में रिटायर होने वाले थे। सारी दुनिया ही उनके छोटे से संसार का हिस्सा बनी हुई थी। एक विमान परिचारक की हैसियत से उन्होंने नौकरी शुरू की थी, परंतु अपनी मेहनत व ईमानदारी के बल पर इस उच्च पद पर पहुंच गए थे। इस बीच उनका विवाह भी हुआ और 3 बच्चे भी। कैसे समय निकलता जा रहा है उनकी मुट्ठी से। वैसे उन्हें देखकर कोई ये नहीं मान सकता था कि वे 2-2 बच्चों के नाना भी हैं। इसका कारण संभवतः उनका पहनावा था, जिसके प्रति वे अतिरिक्त सचेत थे। इतने ही वे अपनी सेहत के बारे में भी थे। स्पष्टवादिता उनकी एक और विशेषता थी, जिसके कारण वे कभी प्रशंसा तो कभी आलोचना के पात्र बनते थे। विमल महाजन ने समाचार पत्र को 2-3 बार उलट पुलट कर देख लिया था और आराम कुर्सी पर अलसा रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उन्हें काफ़ी कोफ्त हुई। आज का दिन वे आराम से ही बिताना चाहते थे। टेलीफोन या कोई भी विघ्न उन्हें नहीं चाहिए था। अन्वयस्क भाव से उन्होंने फ़ोन उठाया। फ़ोन एयरपोर्ट से ही था। वे झुंझलाए से स्वर में बोले, भाई आज तो आराम करने दो। महाजन साहब, गजब हो गया, 091 क्रैश हो गई लंदन के पास। क्या? मैं अभी पहुंचता हूँ। विमल महाजन के जबड़े थोड़े भिज गए थे। वे जैसे याद करने का प्रयत्न कर रहे थे कि 091 पर कौन कौन क्रू मेंबर होगा। लगभग बदहवासी किसी स्थिति में उन्होंने कपड़े पहने और ऑफिस चलने को तैयार हो गए। रंजना, उनकी पत्नी, समझ गई कि कोई गड़बड़ अवश्य है। जब कभी विमल महाजन परेशान होते तो उनके जबड़े भिज जाते थे। क्या बात है, आप तो आज आराम करने वाले थे, फिर एकाएक कहाँ की तैयारी होने लगी है। रंजू, न्यूयॉर्क फ्लाइट क्रैश हो गई है। दफ्तर? क्या? अरुण भी तो न्यूयॉर्क ही गया है। अरुण? हे भगवान, सब ठीक हो। देखो, मैं अभी ऑफिस जाकर तुम्हें फ़ोन करूँगा। विमल महाजन का स्वर भर्रा उठा था और वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। रास्ते भर अरुण के विषय में ही सोचते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरुण की पत्नी को वे कैसे समाचार दे पाएंगे। अरुण उन्हें अपने बेटे के समान प्रिय था। उसके विवाह में वे अपने सारे सिद्धांतों को ताक पर रखकर, सिर पर पगड़ी बांधकर घोड़ी के सामने नाचे थे। अनुराधा, अरुण की पत्नी, भी उनका बहुत आदर करती थी। उनके हाथ ठंडे हुए जा रहे थे। नास्तिक होते हुए भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि अरुण सुरक्षित हो। दफ्तर के बाहर ही कुछ लोग जमा थे, यानी खबर फैल चुकी थी। सबके चेहरों पर सहमी हुई उत्सुकता थी। सब दुर्घटना के विषय में जानना चाहते थे, पर कैसे पूछें, कौन पूछे। उनके सहायक अफजल खान ने ही उन्हें बताया।
सर, फ्लाइट 091 मॉन्ट्रियल से लंदन आ रही थी। रास्ते में ही लंदन के करीब सागर के ऊपर ही फ्लाइट में एक धमाका हुआ और फ्लाइट क्रैश हो गई। अभी पूरी डिटेल्स आने बाकी हैं। विमल महाजन ने अपने आप को व्यवस्थित किया और लंदन फ़ोन मिलाने लगे कि ताकि पूरा समाचार मिल सके और वे आगे की कार्यवाही आरंभ कर सकें, परंतु फ़ोन मिल नहीं पा रहा था। क्रू लिस्ट देखी, अरुण का नाम उसमें नहीं था। उन्हें काफ़ी राहत महसूस हुई, पर जो लोग फ्लाइट पर थे वे सभी उनके अपने परिचितों में से थे। रमेश कुमार, जिसका अभी अभी 3 महीने पहले ही विवाह हुआ था। माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध एक पारसी एयर होस्टेस से विवाह किया था उसने। दोनों ही इस फ्लाइट पर थे। काश ये खबर झूठी हो, वे मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे। खबर फैलने के साथ साथ लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। फ़ोन पर फ़ोन आ रहे थे, पर विमल महाजन का मन हो रहा था कि वे कानों पर हाथ रखकर बैठ जाएं चुपचाप, किसी के प्रश्नों का कोई उत्तर न दें। पर चिंतित संबंधियों की जिज्ञासा शांत करना उनका कर्तव्य था। यदि विमल महाजन स्वयं इस दुर्घटना से इतने विचलित हो गए हैं, तो जिनके भाई बहन, माँ बाप, पति और न जाने कितने रिश्तेदार उस विमान में आ रहे थे, उनकी चिंता स्वाभाविक थी और वे बिना अपना धैर्य खोए फ़ोन अटेंड करने लगे। टेलेक्स की खटखट शुरू हुई। लंदन से पहला संदेश आया। अनुमान है कि विमान आतंकवाद का शिकार हुआ है। विमान में क्रू व यात्रियों सहित 329 लोग थे। अभी किसी के बचने की कोई सूचना नहीं। यदि कोई बचा भी तो क्या ठंडे अटलांटिक के बर्फीले पानी में जीवित रह पाएगा? विमल महाजन सोच रहे थे, कहाँ तो यात्री और क्रू मेंबर लंदन पहुँचने के बारे में सोच रहे होंगे और कहाँ गहरे सागर का काला अंधेरा। क्या आतंकवाद का कोई धर्म होता है? सोच जारी थी। क्या एक विमान उड़ा देने से आतंकवादियों की बातें मान ली जाएंगी? क्या इन 329 लोगों को भी शहीद कहा जाएगा? जलियांवाला बाग में भी तो बिल्कुल इतने ही लोग शहीद हुए थे। देश उन्हें आज तक नहीं भुला पाया। क्या इन शहीदों को भी लोग याद रख पाएंगे? मारा तो उन्हें भी गोली सरकार के आतंकवादी अफसरों ने था। निहत्थे वे भी थे और निहत्थे ये भी। क्या फिर ऊधम सिंह खड़ा होगा जो कि इन आतंकवादियों का सफाया करेगा? टेलीफोन की घंटी बजी। विमल महाजन की तंद्रा टूटी। फ़ोन घर से था। रंजना भी अरुण के लिए परेशान थी। शाम के 7 बज गए थे। यात्रियों के नाते रिश्तेदारों के टेलीफोनों का तांता लग गया था। अब तो लोग एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो चुके थे। सबके मुंह पर एक ही सवाल था, कोई खबर आई? सब मन ही मन अपने संबंधियों की खैर की प्रार्थना कर रहे थे। उन सब की भावनाओं के तूफान को संभाल पाना एयरलाइन के कर्मचारियों के लिए कठिन पड़ रहा था। विमल महाजन स्वयं सबको तसल्लियां दे रहे थे। लंदन से विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा हो रही थी। पत्नी का फ़ोन फिर आया। आप एक बार घर आकर खाना खा जाते। उन्होंने अपनी झुंझलाहट रंजना पर ही उतार दी। ऐसे में भला कोई खाने के विषय में कैसे सोच सकता है? किंतु नहीं, उनके मातहत एक एक करके अपने पेट को खूब शांत कराए थे। केवल विमल महाजन स्वयं लोगों को दिलासा देने में व्यस्त थे। टेलेक्स से समाचार आ रहे थे। लंदन से 70 मील दूर आकाश में एक धमाका हुआ था और विमान सागर में खो गया था। ये भी कि नौकाएं और पनडुब्बियां खोज के लिए भेजी जा रही हैं। विमल महाजन यंत्रवत अपना काम किए जा रहे थे। निश्चित हो गया था कि कोई नहीं बचा इस दुर्घटना में। जहाज के कप्तान विक्रम सिंह विमल महाजन के मित्र थे। बम्बई में जब कभी इकट्ठे होते तो दोनों खार जिमखाना में शामें बिताया करते थे। ब्रिज दोनों का प्रिय खेल था, पर विमल महाजन कभी पैसे लगाकर ताश नहीं खेलते थे। कप्तान विक्रम सिंह सदा ही उन्हें पोंगा पंडित कहकर चिढ़ाते थे। 6 महीने में ही रिटायर होने वाले थे, पर अब जैसे कुछ भी शेष नहीं रहा था। न ब्रिज न पोंगा पंडित कहने वाला उनका दोस्त। फ्लाइट पर्सर अनिरुद्ध सेन की तो केवल 6 महीने की बेटी है। जब उनकी पत्नी को ये समाचार मिलेगा तो कैसे सहन कर पाएगी इस वज्रपात को? कई क्रू मेंबर एयरपोर्ट पर इकट्ठे हो गए थे। विमल महाजन ने कुछ लोगों को घरों में जाकर सूचना देने का काम सौंपा। बहुत कठिन काम था, वे जानते थे। समाचार सुनकर घर के सदस्यों की प्रतिक्रिया सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। कैसे कहेंगे एक पत्नी को कि उसका पति अब कभी नहीं लौटेगा?
कैसे कहेंगे एक बच्ची को कि तुम्हारे पापा अब कभी भी तुम्हारे लिए मिकी माउस और डोनाल्ड डक के खिलौने नहीं लाएंगे? 3-4 दिन सब कुछ अस्त व्यस्त रहा। एयरपोर्ट पर संबंधियों का तांता लगा रहा। विमल महाजन भी पिछली कई रातों से सो नहीं पाए थे। समाचार पत्रों में भी एक ही समाचार सुर्खियों में था। विमान दुर्घटना के कारणों का पता लगाना था। ब्लैक बॉक्स की चर्चा थी, जांच समिति का गठन और बहुत सी औपचारिकताएं। 2 दिनों से फाका करते सड़क के किनारे पर बैठे ननकू को भी कहीं से खबर लग गई थी। पोलियोग्रस्त हाथ में सींगदाना चबाते हुए उसने अपने साथी पीटर को खबर सुनाई थी। यार, ये विमान अगर गिरना ही था तो साला समुद्र में क्यों गिरा? सोच, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, वीसीआर, टीवी, सोना, साड़ियाँ, सबके सब बेकार। यहीं कहीं अपने शहर के आसपास गिरता तो कुछ तो अपने हाथ भी लगता। ए मैन, अभी धंधे का टाइम है, खाली पीली टाइम वेस्ट करने का नहीं क्या? हाँ भाई, गॉड के वास्ते इस गरीब को भी कुछ दे दो, जीसस क्राइस्ट भला करेगा। विदेश के कई आतंकवादी गुटों ने इस दुर्घटना का उत्तरदायित्व ओढ़ा, जैसे कोई बहुत महान कार्य किया गया हो और वे उसका श्रेय लेना चाहते हों। बीमार विकृत मानसिकता के लोग जो निर्दोष लोगों को मौत की नींद सुलाकर गर्वान्वित अनुभव कर रहे हैं। विमल महाजन का मन वितृष्णा से भर गया। एयरलाइन के हेडक्वार्टर में कई मीटिंगें हुई। तय हुआ कि विदेशी नागरिकों का वहाँ के कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और भारतीयों को भारतीय कानून के अंतर्गत। रंग भेद का यह भी एक रूप था, चमड़ी चमड़ी में फ़र्क जो है। विमल महाजन ने प्रस्ताव रखा कि एक विमान चार्टर किया जाए और मरने वालों के निकटतम संबंधियों को लंदन भेजा जाए, जिससे वे अपने प्रियजनों की लाशें तो पहचान सकें। उच्च अधिकारियों ने स्वीकृति दे दी। क्रू यूनियन ने प्रत्येक मृतक क्रू मेंबर के परिवार के लिए 1-1 लाख रुपया देने का फैसला किया था। विमल महाजन को झटका सा लगा जब रमेश कुमार के पिता उनसे मिलने दफ्तर पहुंचे। मिस्टर महाजन, मैं रमेश का पिता हूँ। आजकल मैं और मेरी पत्नी तलाक लेकर अलग अलग रह रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले क्रैश में मेरी बेटी नीना की मौत हो गई थी। उस समय भी एयरलाइन और क्रू यूनियन ने मुआवजा मुझे ही दिया था। मैं चाहता हूँ कि अब भी मेरे बेटे और बहू की मृत्यु का मुआवजा मुझे ही मिले। इससे पहले कि मेरी पत्नी इसके लिए अर्जी दे, मैं आपके पास अपने क्लेम की ये अर्जी छोड़े जा रहा हूँ ताकि आप इंसाफ कर सकें। मैं तो अब बूढ़ा हो चला हूँ, कमाई का अब और कोई ज़रिया नहीं है। ठीक है, आप अर्जी छोड़ जाइए, समय आने पर उस पर विचार किया जाएगा। बड़ी कृपा होगी आपकी, नहीं तो इस उम्र में कोर्ट कचहरी जाने की तो शरीर में ताकत नहीं रह गई है। मैं चलता हूँ। विमल महाजन किंकरते विमूढ़ से कुर्सी पर बैठे थे। शिनाख्त के लिए संबंधियों को लंदन ले जाने की पूरी जिम्मेदारी विमल महाजन को ही सौंपी गई। लंदन जाने के लिए संबंधियों का तांता लग गया था। विमल महाजन तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे भेजें, किसे रोकें। हर रिश्तेदार अपना रिश्ता अधिक नज़दीकी बताता था। लंदन जाने के लिए विमान तैयार था। रोते कलपते रिश्तेदारों के बीच विमल महाजन को स्वयं को संयत रख पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा था। मिसेस वाडेकर की हिचकियाँ अभी भी जारी थीं। उनका बेटा विदेश से बम्बई केवल विवाह करने के लिए आ रहा था। उन्हें क्या पता था लंदन जाना पड़ेगा डोली के स्थान पर अर्थी लेने। मैं तो अपने बेटे को दूल्हा बनाकर ही विदा करूंगी। मिसेस वाडेकर विक्षिप्त अवस्था में बड़बड़ाई जा रही थी। मगन भाई की 20 वर्षीय पोती विदेश से अकेली आ रही थी। उसके पिता को छुट्टी नहीं मिल पाई थी उसके साथ आने के लिए। खिड़की के पास बैठे वे जैसे शून्य में देख रहे थे। 2 मौतों का बोझ लिए दीपेंद्र विमान में बैठा था। पिछले सप्ताह ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उन्हीं के अंतिम संस्कार के लिए उसका भाई सुखी अमेरिका से आ रहा था। दुख में सब एक थे, किसी का भी कोई धर्म मजहब नहीं था। सुख में था भी तो आतंकवादियों को उससे कोई लेना देना नहीं था। वो हर धर्म वाले को अपनी पशुता का शिकार बना लेते हैं। विश्व भर से अलग अलग एजेंसियों ने अटलांटिक में खोजबीन शुरू कर दी थी। पहले विमान के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्से मिले, फिर विक्षिप्त लाशें मिलनी शुरू हुईं। लाशों को जैसे किसी ने उधेड़ दिया हो, चिंदी चिंदी हुए शरीर। लाशें पहचानना भी बहुत कठिन काम था।
लंदन में सभी रिश्तेदारों के रहने खाने पीने की व्यवस्था एयरलाइन की ओर से मुफ्त की गई थी। विमल महाजन सभी कार्य बड़ी तत्परता से निभा रहे थे। स्वयं उन्हें अपने खाने पीने और सोने का भी ध्यान नहीं था। वंचित लोगों की सेवा करके संभवतः वे स्वयं को संतुष्ट करना चाहते थे। उनका यही प्रयत्न था कि किसी भी यात्री को कोई शिकायत या असुविधा ना हो। एक यात्री विमल महाजन तक पहुंचा। मिस्टर महाजन, खाना पीना तो ठीक है, पर हमें आप कुछ अलाउंस वगैरह भी दिलवाने का प्रबंध करवा दें तो अच्छा होगा। हम सब इतनी जल्दी में आए हैं कि FTS का प्रबंध नहीं हो पाया। कम से कम इतना रोज़ाना भत्ता तो हमें मिलना चाहिए जिससे हमें कहीं बाहर आने जाने में मुश्किल ना हो। विमल महाजन हैरान। शीला देशमुख के पिता किसी सरकारी महकमे में उच्च अधिकारी थे। महाजन साहब, हमारी बेटी ने तो एयरलाइन के लिए जान दे दी, उसके बदले भी आप हमें क्या देंगे? चंद रुपए? इस बुढ़ापे में हम उन रुपयों का क्या करेंगे? हमारी दूसरी बेटी अमेरिका में रहती है। हम चाहते हैं कि जब तक हम जिएं मुझे व मेरी पत्नी को हर वर्ष अमेरिका आने जाने का मुफ्त टिकट मिले। मैं मिनिस्टर साहब से भी इस विषय में बात करूंगा। विमल महाजन की इच्छा हुई कि सब काम धाम छोड़कर वापस चले जाएं। इंसान इतना स्वार्थी भी हो सकता है? ये भावना विहीन लोग इस हादसे से अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश में लगे हैं, पर वे तो ये सारा काम अपने सहयोगियों को श्रद्धांजलि के रूप में कर रहे थे। उन्हें ये सब करना ही होगा, धैर्य के साथ। लंदन के विक्टोरिया अस्पताल का एक हिस्सा। वहाँ लाशें इकट्ठी की गई थीं। लाशें लाशें, गहरे नमकीन पानी में से निकाले गए विकृत शरीर। कौन कैसे पहचान कर पाएगा? भगवान ने कितनी दर्दनाक मौत लिखी थी कुछ इंसानों के लिए। नवजात शिशु से लेकर 70 वर्ष तक की बूढ़ी लाशें। कहीं हाथ गायब हैं, कहीं टांग नदारद, कहीं केवल धड़ ही है, ऊपर और नीचे के दोनों ही हिस्से गायब। किसी की अंगूठी पहचानने की कोशिश की जा रही थी तो किसी का लॉकेट। केवल एक लाश साबुत मिली थी। अपने मासूम चेहरे पर अपार दर्द लिए नैन्सी, माँ और 3 छोटी बहनों का पेट भरने वाली नैन्सी। चैम्बूर की झोपड़पट्टी से ऊंची उठी नैन्सी, बिन बाप की बेटी नैन्सी। कमज़ोर नारी होते हुए भी बलवान पुरुषों से कहीं अधिक पौरुषपूर्ण नैन्सी अब कभी भी खड़ी ना हो पाएगी। माँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी और संभली। एक सच्चे ईसाई की भांति वीरता दिखाई। बेटी की लाश को चूमा। बूढ़ी कोख में हलचल हुई। अपना पराया हो गया। किंतु अभी 3 बेटियां और हैं घर में। एक ने इसी साल BA किया है, बाकी दोनों स्कूल में हैं। उनके लिए माँ को मजबूत बनना है। बेटी को घर ले जाने की तैयारी करने लगी। चेहरों पर साफ निराशा दिखाई देने लगी थी। किसी भी और लाश को पहचानना लगभग असंभव सा लग रहा था। फैसला किया गया कि सभी लाशों का सामूहिक क्रियाकर्म किया जाए। ये भी तय किया गया कि क्रियाकर्म सागर तट पर ही होगा और वहीं मरने वालों की याद में एक स्मारक भी स्थापित किया जाएगा ताकि विश्व को चेतावनी मिले कि आतंकवाद क्या कर सकता है। विमल महाजन धम से कुर्सी पर बैठ गए। रिश्तेदारों की दिक्कतें दूर करते, ब्रिटिश सरकार व एयरलाइन अधिकारियों से संपर्क व बातचीत करते उनका शरीर और दिमाग दोनों ही थक गए थे। उस पर इतनी सारी लाशों का सामूहिक क्रियाकर्म। उन्होंने आंखें मूंद ली। मिस्टर महाजन? जी, उन्होंने आंखें मूंदे ही पूछा। आपसे एक सलाह चाहिए। कहिए। नेत्र खुले। जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया। जरा बताएंगे, यदि शॉपिंग वगैरह करनी हो तो कहाँ सस्ती रहेगी? नए हैं ना? उसके आगे बात सुनने की ताकत विमल महाजन में नहीं थी। हाउंसलो हाई स्ट्रीट पर 50-100 की गिनती बढ़ने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हर काम यथावत जारी है। डिक्संस, वुड्स, मार्क्स, वुलवर्थ, हर जगह कुछ अनजाने चेहरे दिखाई दे रहे थे। कल सुबह तो वापस बम्बई चले जाना है। सभी यथासंभव सामान बटोरने में लगे थे। लंदन में गर्मियों में भी सूर्य देवता आंख में चौली खेलते रहते हैं। आज उन्होंने पूर्ण विश्राम करने का निर्णय ले लिया है। बादल आसमान में चहलकदमी कर रहे थे। एयरपोर्ट पर एयरलाइन के काउंटर पर भी जो नज़ारे थे वे कुछ कम क्षोभ पैदा करने वाले नहीं थे। सभी यात्री अधिक से अधिक सामान के साथ चेक इन करने की कोशिश कर रहे थे। काउंटर क्लर्क शौकत अली जी को समझा रहा था।
मिस्टर, 25 किलो का तो आपका टीवी ही है। कुल मिलाकर 60 किलो वज़न है आपके सामान का, और हैंडबैग अलग। आप केवल 20 किलो सामान ले जा सकते हैं। मगर मैं तो यहाँ अपने भाई की लाश पहचानने आया हूँ। हमारा केस फ़र्क है। ये भाई की मौत का वजन से क्या संबंध है? एक बार फिर विमल महाजन को ही जाकर अनुरोध करना पड़ा। क्षुब्ध विमल महाजन जैसे तैसे सबको समझाकर यात्रियों को चेक इन करवा पाए। विमान ने उड़ान भरी। सीट बेल्ट बांधने के संकेत हुए तो केबिन में हलचल मचने लगी। विमल महाजन अपनी रिपोर्ट लिखने में व्यस्त थे। यात्रियों को खाना दिया गया। विमल महाजन केबिन का मुआयना कर रहे थे। मिसेस वाडेकर ने खाने को छुआ तक नहीं था। वो अपने बेटे की लाश को दूल्हा नहीं बना पाई थीं। लाश की शिनाख्त ही नहीं हो पाई थी। दीपेंद्र 10 दिन में 2-2 लाशों के क्रियाकर्म के गम से उबर नहीं पाया था। कुछ यात्री गम गलत करने के लिए पैग पर पैग चढ़ा रहे थे। यार पीले आज जी भर के, हमें कौन से पैसे देने हैं। ये काम अच्छा किया है एयरलाइन ने। क्यों ब्रदर, आपने कौन सा VCR लिया? मुझे तो NV 450 मिल गया। बड़ी अच्छी किस्मत है आपकी। मैंने तो कई जगह ढूंढा, आखिर में जो भी मिला मैंने ले लिया। हमें कौन सा बेचना है। आपने सोनी ढूंढी लिया? कितने इंच का लिया? 27 इंच का। और आपने? हमारे भाग्य में कहाँ जी, JVC का लिया है, पर देखने में अच्छा लगता है। फिर चॉइस कहाँ थी? मौसम में थोड़ी खराबी हुई। यात्रियों को एक झटका सा महसूस हुआ। विमान ब्लैक सी के नज़दीक उड़ान भर रहा था। अभी आप सुन रहे थे तेजेंद्र शर्मा जी की लिखी हुई कहानी काला सागर। दुख के क्षणों में भी आदमी का स्वार्थ मुफ्त में मिले अवसर को बुनाने में लग जाता है, ना कि अपने संबंधियों की याद में दुखी होने के। इस हृदय स्पर्शी कहानी को स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा से।